आज का टॉपिक ऑलराइट, इफ आई वाजंट रॉन्ग, कल मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था, रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन तक। किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई चीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, जब तक हमारे पास रेस्ट अटेंडीज भी जब तक हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल हियर तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ। कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है तो ठीक है, फाइन। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी के बारे में। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन द सिचुएशन जो है वो हम कंट्रोल में होती है, स्टेबल होती है, और हमें ये पता होता है कि हाउ टू डील विद द अनसर्टेनिटी ऑफ द डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट क्या? चेंजिंग एनवायरनमेंट। कि हम अनसर्टेनिटीज जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट से आ रही होती है उसको कैसे डील करेंगे, और जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न कर रही होती हैं, ग्रो कर रही होती हैं, कंडीशंस को देख रही होती हैं, अनसर्टेनिटीज या डायनेमिक दैट इज चेंजिंग एनवायरनमेंट को रीड कर रही होती हैं, उसे एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। और ये एक बात कि उनकी ग्रोथ जो है या तो स्लो होती है या वो मतलब नो ग्रो होती है, यानी दे आर नॉट एक्चुअली चेंजिंग, दे हैव अ स्टैग्नेंट। स्टेबिलिटी का मतलब ही यही है, स्टैग्नेंट। ठीक है, तो जो ओनर्स ऑफ द फर्म होते हैं इलेक्ट नॉट टू ग्रो फॉर पर्सनल रीजंस। वो पर्सनल रीजंस की वजह से ग्रो करना नहीं चाह रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि स्टेबल रहे सिचुएशन, उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो स्टेबल रहे। ठीक है, दे फॉर द पर्सनल रीजंस they don't prefer to grow. Is it clear? आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया है और मैं हर दफा यही कह रही हूँ, तो बेटा हैंड रेज ना करें, आप क्वेश्चन जो है वो प्लीज जो है बता दें चैट स्क्रीन पे जो है वो आप अगर आप लिख देंगे तो आई विल बी एबल टू रीड योर क्वेश्चन रादर देन रेजिंग योर हैंड। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट की रिन्यूअल स्ट्रेटजी के ऊपर। कल हमने बात की थी। रिन्यूअल का मतलब क्या था? चीजों को चेंज करना, रिन्यू करना, मार्केट चेंज करना या प्रोडक्ट चेंज करना या स्ट्रेटजीज को चेंज करना। अब हम यहाँ पर दो तरह के रिन्यूअल स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होती है रिट्रेंचमेंट और एक होती है टर्न अराउंड। ठीक है, रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर हम नॉन क्रिटिकल वीकनेस को एलिमिनेट करते हैं। नॉन क्रिटिकल वीकनेस कौन सी होती हैं? जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स को हिंडर कर रही होती हैं, आपके लिए करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं आपकी परफॉर्मेंस में। तो जो भी नॉन क्रिटिकल, यानी नॉन क्रिटिकल मतलब आपकी स्ट्रेंथ में जो हिंड्रेंस है वो नॉन क्रिटिकल आपका वीकनेस होगी। दैट इज नॉट एन कोर वीकनेस। बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उनको हमें एलिमिनेट करना होता है। उनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? हम उनको स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, छोटी मोटी वीकनेस है तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं थ्रू योर स्ट्रेंथ्स। तो हम उसको ओवरकम करते हैं और हमारी करंट परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाती है।
अब टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के अंदर बात हो रही होती सबसे पहले। टर्न अराउंड का मतलब ही है कि बिल्कुल ही क्रिटिकल लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो हम जो है वो यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एलिमिनेशन मेजर के ऊपर जा रहे हो, बिग चेंजेस लेके आ रहे हो, फॉर एग्जांपल रीस्ट्रक्चरिंग सोल्यूशन, ठीक है। दैट इज रीस्ट्रक्चर का मतलब हो जाएगा कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। टर्न अराउंड मतलब बिल्कुल वापस से दोबारा जीरो, लॉन्ग टर्म के ऊपर ये बात हो रही होती है, ठीक है। इज देयर एनी स्टूडेंट हियर जिसको के कोई क्वेश्चन हो इन दोनों स्ट्रेटजीज के ऊपर? इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप ने ये बीसीजी मैट्रिक्स बनाया है। बीसीजी स्टैंड्स फॉर बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर कैश काउ, स्टार, क्वेश्चन मार्क और डॉग की बात हो रही है। अगले स्लाइड पे मैं जाऊंगी। बेटा आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस है, बराए मेहरबानी दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हम जा रहे हैं इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी इस स्लाइड के हवाले से। आपके एक्स एक्सिस के ऊपर मार्केट शेयर की बात है और आपके वाई एक्सिस के ऊपर आपकी ग्रोथ रेट की बात है, ठीक है। ग्रोथ रेट और आपके मार्केट शेयर। अच्छा जी, अब जब हम बात करते हैं we always enter the market as a question mark. क्वेश्चन मार्क से आपको समझ ही में आ रहा है, दिस हैज लो मार्केट शेयर, ये नया प्रोडक्ट है, ये मार्केट के अंदर अभी तक आया ही नहीं है, तो इसका मार्केट शेयर जो है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा मौजूद है, फंड्स मौजूद है, तो इसका ग्रोथ रेट जो है वो बेहतर हो सकता है। टेंडेंसी क्या है, हाई रहने की। ग्रोथ रेट नीचे नहीं है, लो नहीं है, फेल नहीं हुआ है ये, क्योंकि ग्रोथ अभी ये करेगा, ये तो अभी इन्फेंट है, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ इज इवन हाई, बट जो इसका मार्केट शेयर है वो लो है, बिकॉज लोग अभी जानते नहीं है इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को जानते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ये बात मैं कर रही हूं, एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूं क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क आर ऑल प्रोडक्ट्स, जो जितने भी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल कोई सर्विस के अंदर भी क्वेश्चन मार्क हो सकता है। कोई एक नया टीचर जो है वो अपॉइंट हुआ है एंड ही हैज नो एक्सपीरियंस, तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोग उसको जानते नहीं है, तो मार्केट शेयर उसकी कम है, लेकिन ही माइट बी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो उसकी टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ क्या है, बहुत हाई है। लाइकवाइज कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वो अच्छे ब्रांड का है, लेकिन लोग उस प्रोडक्ट को जानते नहीं है, तो अभी तक उसका मार्केट शेयर जीरो है, लो है, लेस है। बट वो हिट हो जाए, वो स्टार प्रोडक्ट में हो जाए, इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, हाई है। नाउ स्टार प्रोडक्ट, एज द नेम सजेस्ट itself, both things are high, that is market share is even high and growth rate is even high. All the products which come under the brand name of elite brands are star product. लक्स को तो मैं कैश काउ में डालूंगी, ठीक है। आप स्टार प्रोडक्ट, ऑल टेक्नोलॉजिकल इक्विप्ड प्रोडक्ट, सैमसंग, आईफोन, एचपी, ये सारे क्या है, ये स्टार प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन मार्क और स्टार प्रोडक्ट के बाद हम जा रहे हैं कैश काउ पे। कैश काउ का ग्रोथ रेट कम हो गया है, क्योंकि अब वो मार्केट शेयर उसने जितनी कैप्चर करनी थी कर ली है, मजीद मार्केट वो कैप्चर नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला, मैं लक्स को, मिल्क पैक को कैश काउ में डालूंगी, एंड आई हैव अ रीजन टू पुट दीज प्रोडक्ट्स इन कैश काउ, कि दे हैव पेनिट्रेटेड द मार्केट ऑलरेडी एंड दे हैव ह्यूज मार्केट शेयर व्हिच इज वेरी हाई, तो मजीद अब वो ग्रो करने की गुंजाइश में नहीं है, तो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो लो हो जाएगी, बट उनका मार्केट शेयर जो है वो हाई है। एग्जाम्पल इज मिल्क पैक, एग्जाम्पल इज लक्स, ठीक है।
कि लक्स के अंदर कोई इनोवेशन चेंज, सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट मैंने इधर डाल दिए स्टार में, क्योंकि ये ग्रो भी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं ना, नए नए मॉडल्स आते रहते हैं। बट जो कैश काउ के अंदर प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका मार्केट शेयर जो है वो ज्यादा है। डॉग वो प्रोडक्ट होता है जो कि फेल प्रोडक्ट होता है। डॉग आर दोस प्रोडक्ट्स व्हिच आर फेल प्रोडक्ट, जो कि मार्केट से किसी भी वक्त एग्जिट करने वाला होता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त समझ लो क्यू मोबाइल। क्यू मोबाइल क्या है? डॉग प्रोडक्ट है। हलीब क्या है? डॉग प्रोडक्ट है। इसका मार्केट शेयर भी लेस है और इसकी ग्रोथ भी लेस है, कोई ग्रोथ नहीं है इसके अंदर। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू? नो, कैश काउज आर स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट देन स्टार्स, बट स्टार ज्यादा इसलिए अच्छा है कि वो इनोवेशन भी कर रहा है ना। There is a reason we cannot compare stars and cash cows. There is no comparison between stars and cash cows. Cash cows are branded stuff जो कि ऑलरेडी पोजीशनड है, तो मजीद ग्रोथ के चांसेस नहीं है, लेकिन उनका मार्केट शेयर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टार प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इनोवेशन भी हो रही है, चेंजेस भी आ रही हैं, ग्रोथ भी बढ़ रही है और मार्केट शेयर भी ज्यादा है, ठीक है। अब मैं जाती हूं पिछली स्लाइड पे, जहां पर ये प्रोडक्ट्स आपके पास डिफाइंड थे। कैश काउ लो ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर। स्टार्स हाई ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर। क्वेश्चन मार्क हाई ग्रोथ रेट बट लो मार्केट शेयर। डॉग्स लो एंड लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्ट्रेटजी। व्हाट इज कंपैरेटिव स्ट्रेटजी? कंपैरेटिव स्ट्रेटजी के अंदर यह होता है कि एसबीयू, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का एक एलिमेंट आता है, और एसबीयू को समझाने के लिए, ऑलराइट, पोर्टर 5 कोर्सेज मॉडल है एसबीयू की, यहाँ पे कोई एग्जांपल? ओके फाइन, नो दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। एसबीयू मैं आपको समझाती हूँ। ऑलराइट, एसबीयू का कॉन्सेप्ट आ गया है। एसबीयू कल हमने शायद किसी स्लाइड के अंदर एसबीयू पढ़ लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, एसबीयू हो चुका है। एसबीयू स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, और एसबीयू को समझाने के लिए मैंने आपको बोला था, फॉर एग्जांपल लक्स जो है वो, एजम्पशन कर लो 3 साबुन है, यूनिलीवर या पीएनजी कोई भी उठा लो, चलो यूनिलीवर उठा लें। यूनिलीवर के कोई से भी 3 साबुन को एज्यूम पे कर लो, हम अभी चेक नहीं कर रहे हैं, हम ऑथेंटिसिटी के साथ बात नहीं कर रहे हैं। 3 एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको। लक्स हो गया, सेफगार्ड हो गया, और तीसरा कौन सा साबुन होता है जो कि बहुत मशहूर हो आपका? सेफगार्ड कर लो, लक्स कर लो, और तीसरा साबुन कुड बी पामोलिव, ठीक है। ये तीनों एक ब्रांड के नहीं है, पाम कोलगेट पामोलिव अलग कंपनी है, लेकिन मैं भी आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ये तीनों साबुन जो हैं वो समझ ले यूनिलीवर के हैं। तो अब हम जो है वो ब्रांड को पोजीशन नहीं कर रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। ये एसबीयू के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह से 3 आप शैम्पू ले लें, हेड एंड शोल्डर्स, सनसिल्क एंड पैंटीन। सिर्फ एग्जांपल देने के लिए दे रही हूँ, समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये तीनों जो है वो यूनिलीवर के प्रोडक्ट है। तो इन तीनों को एसबीयू यानी सनसिल्क के अलग यूजर्स होंगे और सनसिल्क के अलग ये डिपार्टमेंट्स होंगे, इनके ये फंक्शंस जो है सनसिल्क के अलग होंगे। ये हेड एंड शोल्डर है तो हेड एंड शोल्डर के फंक्शंस अलग होंगे। ये अगर पेंटीन है तो पेंटीन के फंक्शंस अलग होंगे। तो ये एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ये तमाम तर जो आपका जो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल लक्स इटसेल्फ इज अ ब्रांड। यहां पर हम यूनिलीवर का नाम यूज नहीं कर रहे होते हैं। लोगों को पता है कि लक्स क्या है, लोगों को पता है सनसिल्क क्या है, लोगों को पता है पेंटीन क्या है, लोगों को पता है हेड एंड शोल्डर क्या है, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ, लाइफ बॉय की भी एग्जांपल, कोई सी भी चीज ले लो बेटा, कोई सा भी, अभी हम एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, इसके अंदर फिर हम बात करने जा रहे हैं। एसबीओ कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है?
अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो 3 तरीके से आती है। 3 तरीके से क्या आती है, आपके पास यहाँ पे इन्होंने कंपैरेटिव एडवांटेज का लिखा हुआ भी होगा, नाम लिखे हुए होंगे, चले नहीं भी लिखा हो तो आपको बताती हूँ। सबसे पहले मार्केट साइज, कॉस्ट लीडरशिप एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. What is there in my product which is actually not there in the competitor's product? Comparative advantage word जो है वो इसका मतलब ही यही है कि how is my product better than what the competitor is offering. मेरा प्रोडक्ट कंपैरेटर के प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है, ठीक है. डिफरेंशिएट्स फ्रॉम इट्स कंपैरेटर, हाउ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी इन्होंने पहले बुलेट के अंदर, हाउ इट इज बेटर देन दी कंपैरेटर्स प्रोडक्ट, हाउ कैन क्रिएट अ सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज, क्या ये मार्केट के अंदर सस्टेन कर सकता है. Represent the company's focus on quality to achieve continuous improvement and meet customers' demand for quality, that is focus on the quality of the product. अगर मेरी क्वालिटी अच्छी होगी तो मेरा कस्टमर क्रिएट होगा, और कस्टमर क्रिएट होगा तो मुझे उसकी डिमांड को फुलफिल करना होगा. दैट इज कंटिन्यूस थ्रू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? आपको रोल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज समझ में आ गया? कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि मैं अपने कंपैरेटर से कैसे बेहतर हूं. तो मैं अपने कंपैरेटर से ऐसे बेहतर सकती हूं कि मैं कुछ डिफरेंट ऑफर करूं, कुछ मेरे प्रोडक्ट में ऐसी चीज हो जो कि मेरे कंपैरेटर के प्रोडक्ट में नहीं है, मैं सस्टेन कर सकूं मार्केट में, और मेरी जो फोकस हो वो क्वालिटी पे हो, क्योंकि अगर मैं क्वालिटी मेंटेन करूंगी तो मेरे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे, और मेरे कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करना थ्रू इंप्रूवमेंट ये मेरे लिए पॉसिबल है. अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ माय कस्टमर. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज क्या चीज है? सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब हो जाता है कि अब क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास मेरी कोर कंपिटेंसी क्या है, व्हाट इज माय how is my product having an edge onto the competitor's product, what edge I have over my competitor's product, मेरी प्रोडक्ट कैसे बेहतर है. ठीक है, प्राइस से भी एज आप ले सकते हैं. आप जब आप मार्केट में नए आते हैं तो आप अपनी प्राइस प्रॉफिट मार्जिन को बहुत कम रखते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं करते हैं, ताकि लोगों को आप प्राइस से अट्रैक्ट कर सकें. ठीक है, अब 5 फोर्सेस मॉडल की हम बात करते हैं. 5 फोर्सेस मॉडल पोर्टर साहब ने दिए थे. ठीक है, और पोर्टर साहब ने जो 5 फोर्सेस मॉडल दिए हैं उसके अंदर उन्होंने बात कर दी है न्यू एंट्रेंट्स, उन्होंने बायर्स एंड सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर की बात की हुई है, और सब्स्टिट्यूट्स के थ्रेट्स की बात की हुई है. ठीक है, 2 चीजों का थ्रेट होता है और 2 चीजों का बार्गेनिंग पावर होता है. 2 चीजों का जो थ्रेट होता है वो ये रहे, दैट इज थ्रेट फ्रॉम द न्यू एंट्रेंट्स. कोई नया कंपैरेटर आ जाए मार्केट के अंदर, अपनी कंपनी खोल ले, तो वो मेरे लिए थ्रेट है. ठीक है, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, जाहिर सी बात है उसका प्रोडक्ट अगर ज्यादा बेहतर होगा तो मेरे प्रोडक्ट को वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो लोग मेरे प्रोडक्ट से उसके प्रोडक्ट पे चले जाएंगे. और ये 2 लोग जो होते हैं ये बार्गेनिंग पावर प्ले कर रहे होते हैं. बार्गेनिंग पावर बाय द सप्लायर, सप्लायर जो है वो आपसे बार्गेन करता है, तो लोग जो है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे जाते हैं, वो खुद ही अपना सप्लायर बन जाते हैं. और यहाँ पर बार्गेनिंग पावर बाय दी बायर, दैट इज इंटरमीडिएटरी लाइन. तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे जाते हैं, वो अपनी इंटरमीडिएटरी लाइन खुद बना देते हैं, वो डोर टू डोर होम सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, वो अपना इंटरमीडिएटरी चैनल बना देते हैं. ठीक है, इस चीज को यहाँ डिस्कस करते हैं. थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, न्यू एंट्रेंट को भी तो थ्रेट है, मार्केट के अंदर इतने सारे कंपेटिटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं. इसी तरह से पुराने लोगों को नए प्रोडक्ट से थ्रेट है कि अगर ये कुछ नया इनोवेटिव ले आएगा तो हमारा प्रोडक्ट तो बैठ जाएगा. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब है स्विचिंग कॉस्ट जो है वो बहुत अगर लेस होगी और ब्रांड लॉयल्टी जो है वो इफेक्ट कर जाएगी. स्विचिंग कॉस्ट जो है वो लेस कैसे होगी? फॉर एग्जांपल जो भी नया प्रोडक्ट आता है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करता है, सस्ते में कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर जाता है, सस्ता करके प्रोडक्ट बेचता है, प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं अर्न करता है. ठीक है, तो
उसका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करता है थ्रू कॉस्ट लीडरशिप। तो इस तरह से वो हमारे प्रोडक्ट को, पुराने प्रोडक्ट को या हमारी सर्विस को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है। बार्गेनिंग पावर बाय बायर्स, बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ होती है, ये इन्फ्लुएंस कर, ये दिस स्ट्रेंथ ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बायर्स को, कस्टमर्स को, टू स्टे लॉयल टू अस। कंपैरेटर क्या करता है? कंपैरेटर जो है वो बायर से बार्गेनिंग करता है कि हमारे प्रोडक्ट को हिट करवा दो, यू विल गेट दिस। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, इवन जो रैक आपको दिए जाते हैं टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट इन द रिटेल स्टोर, दैट प्लेज अ डिफरेंस। उस रैक की वो कॉस्ट बियर कर रहे होते हैं। आप किसी भी रिटेल स्टोर में चले जाएं, नाहिद में चले जाएं, आप इम्तियाज स्टोर में चले जाएं, आपके जो रैक्स होते हैं उन रैक्स के ऊपर आपके प्रोडक्ट रखने के लिए आप रिटेलर को पैसे दे रहे हो। दैट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब सप्लायर जो है, अब यहां पर relative number of buyers to suppliers and threats from substitutes and new entrants affect the buyer supplier relationship. अब बायर सप्लायर, फॉर एग्जांपल जो बायर, मैं बायर हूं, मुझे खरीदना है, अब मुझे कोई रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा तभी तो मैं उसका प्रोडक्ट बना सकूंगी। तो सप्लायर भी कहता है कि मार्केट में अगर तुम मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे या मुझे मेरी जो पैसे हैं क्रेडिट पे मैं माल नहीं दूंगा, आई वांट कैश, तो कैश इन फ्लो पे खरीदना है तो खरीदिए, अदरवाइज आई विल नॉट गिव यू ऑन क्रेडिट। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि रिलेशनशिप फॉर्म कर रहे होते हैं बिटवीन बायर एंड सप्लायर। तो ये भी कभी कभी न्यू एंट्रेंट्स, जब नए लोग आ रहे होते हैं मार्केट के अंदर, नए बिजनेस आ रहे होते हैं, तो बायर सप्लायर का रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, फौरन से कायम नहीं हो जाता है। ठीक है। आप अवॉइड करते हैं न्यू लोगों को क्रेडिट के ऊपर चीजों, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है कि मेरे पैसे जो हैं वो मुझे किस टाइम पे मिलेंगे, मेरा क्या होगा, विल आई बी गेटिंग माई ऑल मनी बैक और नॉट। ठीक है। करंट राइवलरी, प्रोडक्ट जो आप ऑफर कर रहे हैं मार्केट के अंदर, आपका कंपेटिटर भी सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस के ऊपर ऑफर कर रहा है। ठीक है। तो राइवलरी है, तो ग्रोथ रेट जो है, अचानक से आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ग्रो नहीं कर जाएगा, इट विल टेक टाइम, इट विल बी स्लो, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपेटिटर अवेलेबल इन द मार्केट हु आर ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट इन द सेम प्राइस एंड ऑफ द सेम क्वालिटी और बेटर क्वालिटी। ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन? बायर कस्टमर नहीं हो, बायर देखो यहां पे हम बी टू बी भी तो बात कर रहे हैं, इसलिए हम बायर का वर्ड यूज कर रहे हैं, बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर की बात नहीं कर रहे हैं सलमा। बी टू बी में बायर बायर रहता है, बी टू सी में वो कस्टमर बनता है। करंट राइवलरी का मतलब है आपका जो कंपैरेटर है वो करंट राइवल है। इज इट क्लियर सलमा? इंडस्ट्री ग्रोथ रेट तब स्लो होगी जब बहुत सारे कंपेटिटर्स होंगे। तो ग्रोथ, आप फॉरन नए आए हैं तो आप आते के साथ ग्रो नहीं कर जाएंगे, मार्केट के अंदर आराम से सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। जी। और सलमा थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले सोचें, आप लेक्चर को गौर से सुने। अगर आपने एग्जांपल्स गौर से सुनी होती तो ये क्वेश्चन शायद आपको क्लियर हो चुके होते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कंपैरेटिव स्ट्रेटजी के बारे में अभी बता दिया था, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस, डिफरेंशिएशन, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स फॉर कंपैरेटिव स्ट्रेटजी। कंपैरेटर को मारने के लिए कॉस्ट लीडरशिप का मतलब है कि मैं लोएस्ट कॉस्ट में बेचूं, लोएस्ट कॉस्ट में मैं प्राइस खराब करूंगी। ठीक है। मैं अपनी प्राइस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल जीरो रखूंगी,
कम से कम रखूंगी, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे अब कस्टमर बनाना है, मार्केट शेयर चाहिए मुझे। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, हाउ इज माय प्रोडक्ट, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ माय प्रोडक्ट एंड व्हाट मेक्स माय प्रोडक्ट डिफरेंट देन द कंपैटिटर्स ऑफरिंग, ठीक है। फोकस स्ट्रेटजी, यहां पर मार्केट सेगमेंट का ताल्लुक आता है, फोकस इज ऑन द मार्केट, नीश मार्केट, मास मार्केट। आपका मार्केट सेगमेंट क्या है, नीश मार्केट एलीट क्लास के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, छोटी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, या मास मार्केट बड़ी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, मिडिल क्लास मीडियोकर लोगों को टारगेट कर रहे हो, व्हाट इज द मार्केट सेगमेंट, एज वाइज टारगेट कर रहे हो। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है एक बड़ी मार्केट को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, सिर्फ फीमेल्स टीनेजर्स को टारगेट कर रहे हो, टॉडलर्स को टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल नेस्ले बुनियाद इज फॉर द किड्स, इसी तरह से नेस्ले का 1+, 2+ जो आता है, तो ये मार्केट साइज छोटा होता चला जा रहा है, सेगमेंट डिवाइड होता चला जा रहा है एज वाइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ रही है। ई बिजनेस हो गया, कस्टमर सर्विसेज हो गया, इनोवेशन हो गया। ई बिजनेस स्टैंड्स फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस using technology, using gadgets, using internet across the globe irrespective of geographic boundary. Customer service, what services you are offering to your customers to add value through satisfaction, to add value through satisfaction. Innovation, innovation is something new, something creative which was never there before or earlier, and it's a new idea, it's your own creation, it's your own creativity. फिर बात कर रहे हैं कॉस्ट लीडरशिप के अंदर, ऑनलाइन एक्टिविटीज, बिडिंग ऑर्डर्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग। ये कॉस्ट लीडरशिप कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकती है। डिफरेंशिएशन, इंटरनेट बेस्ड नॉलेज सिस्टम, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, ये उन्होंने आपको एग्जांपल दे दिया है। फोकस, चैट रूम्स, डिस्कशन बोर्ड्स, टारगेटेड वेबसाइट्स। हाउ यू कैन अप्लाई ई-बिजनेस एंड टेक्निक्स ऑन दीज 3 थिंग्स। अगर आप देखें तो यहाँ पर ई-बिजनेस की बात हो रही है, ऑनलाइन बिजनेस की बात हो रही है, इंटरनेट बेस्ड नॉलेज की बात हो रही है, चैट रूम्स की या डिस्कशन बोर्ड्स की बात हो रही है, जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी यूज हो रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल ई-बिजनेस। इज इट क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? यहां तक सबको क्लियर है? Any question? बिडिंग का क्या लिंक है? ऑनलाइन बिडिंग के अंदर ये एक एग्जांपल दी हुई है बेटा, लिंक नहीं है बिडिंग का, ये ऑनलाइन एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि कैसे आप ऑनलाइन होकर के इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है बेटा महरीन, दिस इज एन एग्जांपल हाउ यू कैन इंप्लीमेंट टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, ई कॉमर्स टेक्निक्स आप कॉस्ट लीडरशिप पे कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बिडिंग के अंदर उसमें कोई कॉस्ट ही नहीं है, आपके पास तो इंटरनेट है, आप बैठ के घर पे बैठ के ऑनलाइन बिडिंग कर रहे हो, कन्वीनियंस भी क्रिएट हो रही है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, पैसे बच रहे हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल दी हुई उन्होंने। लेट्स मूव अहेड। कस्टमर सर्विस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कस्टमर को आप वो दें जो उनको जरूरत है, जो वो वांट कर रहे हैं, आप कस्टमर्स को वो दें। ठीक है, आप कस्टमर्स के साथ इन टच रहें, उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर रहें, उनकी क्यूरीज को क्लियर करें, उनको एक्सप्लेन करें, जहां पर उनको हेल्प रिक्वायर्ड हो उनको दें।
एम्प्लॉइज को कस्टमर को हैंडल करने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करें. So they should be respectful, they should be courteous when dealing with their customers. So it is again very important. ठीक है, this is how आप कस्टमर सर्विसेज को कर सकते हैं. ठीक है, कस्टमर सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हैं. कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन? अब हम जा रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर. तीसरी हेडिंग हमारी मार्केट सेगमेंटेशन इनोवेटिव स्टाइल में होनी चाहिए. चलो ठीक है, इनोवेशन क्या चीज होती है भाई? इनोवेशन का मतलब है कोई नया प्रोडक्ट लेके आना, ब्रेक थ्रू इन द प्रोडक्ट, समथिंग न्यू इन द प्रोडक्ट. सेम प्रोडक्ट लाइन के अंदर कोई नई चीज ले आए हैं आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज एडवांसमेंट, प्रोडक्ट एडवांसमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं. मे बी यू आर चेंजिंग द पैकेजिंग, मे बी यू आर चेंजिंग द मटेरियल ऑफ द पैकेजिंग. ठीक है, बेसिक रिसर्च करना जरूरी होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करना जरूरी होती है. यू कैन ऑलवेज इनोवेट बाय टू वेज, ईदर ब्रिंगिंग चेंज इन द प्रोडक्ट और ईदर ब्रिंग चेंज इन द मार्केट. ठीक है, फर्स्ट मूवर कौन होती है? वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो चेंज को, दे आर द पीपल हु एक्चुअली आर अट्रैक्टेड लाइक मैग्नेट्स टुवर्ड्स न्यू प्रोसेस इनोवेशन. ठीक है, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड, दे आर रेडी टू हैव इनोवेशन इन प्रोसेसेस और मार्केट्स. ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? प्लीज आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस स्लाइड. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्किम कीजिए, और किसी स्टूडेंट को इस स्लाइड पे कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि जब मैं रीड कर रही हूँ तो तुम लोग सो रहे हो. तो मुझसे पूछ लो, अगर इस स्लाइड के ऊपर किसी भी पॉइंट में कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी. इस स्लाइड के ऊपर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी नाउ. इन एडवांटेजेस, स्केर्स रिसोर्सेस पर कंट्रोल कैसे होगा? अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ. स्केर्स रिसोर्सेस का मतलब है रिसोर्स हमेशा स्केर्स होता है. स्केर्स रिसोर्स का मतलब क्या है? रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केर्स. ठीक है, आपको डिसएडवांटेज का पॉइंट नंबर 2 भी बताती हूँ. ठीक है, अब स्केर्स रिसोर्सेस पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय अवॉइडिंग वेस्ट. मेरे पास रिसोर्सेज वैसे ही कम है, अगर मैं वेस्ट के ऊपर कंट्रोल कर लूं तो शायद मेरा काम कंप्लीट हो जाए. कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्स, कंट्रोल ओवर स्केर्स रिसोर्स एंड कीपिंग कंपेटिटर्स फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू देम. यानी मेरे रिसोर्सेस से मुझे कंपेटिटर को रोकना है कि वो मेरे रिसोर्सेस को ना यूज करे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो भी रिसोर्सेज हैं दोज आर स्केर्स, मींस कम. तो मैं वेस्ट नहीं करूंगी, तो मेरा कंट्रोल आ जाएगा. आई विल बी एबल टू मैन्युफैक्चर. उसके बाद तुमने डिसएडवांटेजेस का पॉइंट नंबर 2 पूछा था. रिस्क ऑफ कंपेटिटर इमिटेटिंग इनोवेशंस. मैं अगर कोई चीज इनोवेट कर रही हूं, ठीक है, मैं कोई चीजें जो है वो इनोवेट करने जा रही हूं, तो मेरा कंपेटिटर भी तो वो इनोवेट कर सकता है ना. तो क्या होता है कि जब मैं न्यू इनोवेशन लेके आ रही हूं, तो इनोवेशन का मतलब है यू आर टेकिंग रिस्क. तो रिस्क मैं इनोवेशन के हिसाब से भी ले रही हूं, एंड आई ऑलरेडी हैव अ रिस्क ऑफ कंपेटिटर. कि कहीं मैंने चेंज किया तो मेरे जो यूजर्स थे वो मेरे कंपेटिटर की तरफ तो नहीं चले जाएंगे, वो सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट.
ठीक है बच्चों, this is the end of the chapter and it was a very important chapter क्योंकि इसके अंदर आपके स्ट्रेटजीज भी थी और इसके अंदर आपका बीसीजी मैट्रिक्स भी था, तो कॉन्सेप्ट वाइज दिस चैप्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो बेटा कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट देती हूं, इसको स्किम कर लो स्लाइड्स को अपने पास आगे पीछे, और किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी जी। कहीं मेरे एम्प्लॉय को कंपैरेटर तो नहीं रखने का सोच रहा है? वैसे ही एम्प्लॉय काम के कम है, मार्केट में स्किलफुल कम है, कहीं वो मेरे एम्प्लॉय को हायर करने की तो नहीं सोच रहा है? अजवर, क्लियर है? अब मैं यहां पर आप लोगों को एक लिंक लिख के दे रही हूं, इस लिंक के ऊपर आप तमाम तर स्टूडेंट जाएंगे। ठीक है, मैं यहां पर लिंक टाइप कर रही हूं और इस लिंक के ऊपर आप तमाम स्टूडेंट जाएंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे यहां। ठीक है, मैं एक मिनट रुके, असल में ये लिंक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू शेयर इट हियर। अजवर, आप मेरे पास शायद व्हाट्सएप पे हैं, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ बेटा। ये लिंक मैं आपको इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये आ जाएगा लिखा हुआ और मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जवाब लिख नहीं सकती हूँ, तो आप लोग प्लीज इस लिंक को अपने पास टाइप कीजिए, ग्लोबल GLOBAL global.oup.com /UK / अच्छा रुको, मैं इसको यहां पर खोलती हूँ तो तुम लोग के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। रुको, वेट, लेट मी डू इट दिस वे। ये भी किया जा सकता है, आपका मैंने ये क्विज जो है वो करना है। ओके, लेट मी डू इट दिस वे। इसको मैंने यहां से ये बंद कर दिया और मैं आपका यहां से अभी लिंक खोल रही हूं। वेयर इज माय गूगल क्रोम? ओके बच्चों, 2 मिनट दे दो बस, मैं ये लिंक खोल रही हूँ। ठीक है, I will be opening this link here and this link आ गया global.oup.com /UK /ORC BUSECON /business। फॉरवर्ड कर दिया है, ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया है। थैंक यू अजवर, दैट वाज वेरी नाइस। बट मैं यहाँ पर शेयर भी कर देती हूँ। बच्चों, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए और जहां पे आपको प्रॉब्लम आए आप चैट स्क्रीन पे मुझे लिखें। ये यू टेक इट एज अ क्विज, इसमें पैनिक एपिसोड करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा टेस्टिंग क्विज है। लेट्स सी कि आपको कितना परसेंट आता है और यहां पे कोई चीटिंग करने की जरूरत नहीं है।
ये मेरे पास भी अभी खुल रहा है, पेज नॉट फाउंड, कमाल हो गया भाई। ओके, अब ये यहाँ मैं शेयर करती हूँ, लेट्स सी कि ये यहाँ पर शेयर होता है या हो गया। चलें जी, जिन लोगों को लिंक नहीं भी मिला है वो यहाँ देख लें। चलें, अब ये हम यहाँ कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज हैं। इन व्हाट ऑर्डर डू मैनेजर्स टिपिकली परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शन? कौन सा सही है? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन पे मैंने लगा दिया था उजैर, ठीक, चलो खैर है, ठीक है। अब आप प्लीज ये हम पहले दो दो क्वेश्चन करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्रियल philanthropist? philanthropist के बारे में हमने आपको, अच्छा यहाँ पर जो है philanthropist आपको मैंने बताया था कौन होता है philanthropist। आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड का। who you think is a philanthropist? what do you think? किसने आंसर कर लिया है इसको? अच्छा, सब लोग जो है इसको आंसर करें, और जैसे जैसे आप लोग दो दो क्वेश्चन आंसर कर लोगे, आखिर में सबमिट का बटन आएगा, अपने आप को खुद स्कोर करो, ठीक है? जब आप लोग ये कर लें तो लेट्स डिस्कस दी ऑप्शंस। दीज आर कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है? वंस यू आर डन प्लीज लेट मी नो। पहले वाले का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दूसरे वाले का ऑप्शन बिल्कुल हारिस वाजिद, यू आर राइट, इट वाज सीबम। अच्छा, तीसरे वाले का ऑप्शन जो है वो बताओ मुझे, थर्ड वाले का ऑप्शन कौन बताएगा? किसी ने कर लिया थर्ड वाला? थर्ड का ऑप्शन, थर्ड का भी ऑप्शन सी है, ठीक है? थर्ड का भी ऑप्शन सी है, दैट वाज टू ऑपरेट द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस सिस्टम। फोर्थ वाले का ऑप्शन फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन, दैट वाज ऑप्शन ए। अच्छा प्लीज आंसर करो, हाँ 4 का ए, अजवर बिल्कुल सही है। इसी तरह जैसे अजवर ने आंसर किया ना, 4 का ए, 3 का बी, इस तरह करके करो, ठीक है? 4 का ए ऑप्शन सही है। फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का क्या है? फिफ्थ का कौन बताएगा? टॉप लेवल, बी बिल्कुल सही है मरियम, राइट। सिक्स का कौन बताएगा? सिक्स का बी, हारिस जल्दी में ना लिखो, 6B कंप्लीट लिखो। 7 का बताओ, सेवेंथ का, सेवेंथ का डी, ठीक है? सेवेंथ का डी ऑप्शन होगा। सेवेंथ का डी ऑप्शन होगा। 8, क्वेश्चन 8 कौन बताएगा? क्वेश्चन 8 माइक्रो, 7 का डी सही बताया है। और 8 अजवर, 8 का माइक्रो मैनेजिंग द वर्क फोर्स, छोटी छोटी चीजों को भी मैनेज करना, ठीक है? क्वेश्चन क्या था जी?
ये आपका बेसिकली क्या है रीजन जेम्स व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज ये बराक ओबामा जब यूएस प्रेसिडेंट थे, तो ये एक जीके का क्वेश्चन है। ओके उसामा अकबर, 1 मिनट दे दो, मैं पहले टेस्ट कंडक्ट करवा लूं, उसके बाद तुम्हारा नंबर ऐड करवाती हूँ। 10th का डी इज द राइट ऑप्शन, 10th का डी इज द राइट ऑप्शन। यस यस मरियम। अच्छा अजवर एक नंबर है, बच्चे ने स्क्रीन पे लिखा है 03106 4360007। इसको प्लीज बेटा ऐड कर दो ग्रुप में, मैं लिख के तुम्हें नंबर मैसेज भी कर देती हूँ। 03106, कैसे कैसे काम करवा रहे होते तुम लोग मुझसे। 4360007 जेम्स बॉन्ड। ठीक है इसको ऐड कर दो ग्रुप में भाई। तो अब मुझे आज उन बच्चों से थोड़ा सा क्वेश्चन है जो कह रहे थे कि पेपर पैटर्न कैसे आएगा, एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन कैसे होंगे। तो आज जो आपने ये क्विज सॉल्व किया है, ये आपने ही सॉल्व किया है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ यू आर लैंडिंग अप ऑन 7 और 8 मार्क्स, बुरे नहीं है, ठीक है। सो इज दिस क्लियर कि एमसीक्यूज किस तरह से प्रैक्टिस करने हैं, और आपको ऑनलाइन इस उसके ऊपर तमाम चैप्टर्स के क्विज मिल जाएंगे, विच इज मोर देन एनफ फॉर यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। इवन तुम प्रिंटिस हॉल और स्टीफन पी रॉबिन्स का नाम भी डाल के अगर गूगल करो तो तुम्हें ये ऑनलाइन तमाम तर क्विज पेपर, व्हेन आई ट्राइड मेकिंग योर पेपर, तो मुझे ये नजर आया सब कुछ तो ऑनलाइन गूगल पे वैसे ही मौजूद है, ये खाली हम जो है वो शोर मचा रहे होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हर चैप्टर के बाद अपने आप को खुद से टेस्ट कर लो। तो मैंने आज आपको ये लिंक भी दे दिया है, शेयर कर दिया है, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी अदर लिंक्स एज वेल, ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए आपको शेयर कर रही हूं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द अदर चैप्टर, which is chapter number 9, organization structure and design। किसी बच्चे को कोई सवाल एमसीक्यूज से लेकर के पेपर पैटर्न कैसे होगा, एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कोई मुश्किल कोई क्वेश्चन इस हिसाब से? ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि कोई सवाल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब आ जाओ तुम लोग, ओके अब आ जाइए आप लोग चैप्टर नंबर 9 पे। और इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है लर्निंग, मैंने आउटकम्स हटा दिए, चले ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिजाइन करने जा रहे होते हैं, तो हम जो डिजाइन करते हैं, हमारा जो प्रोसेस होता है वो ये 6 की एलिमेंट्स के ऊपर होता है। 6 की एलिमेंट्स जो कि ये फॉलोइंग की एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, और इनको हमने मजीद आगे की स्लाइड्स के अंदर एक एक को डिफाइन किया हुआ है, एक एक को डिफाइन किया हुआ है। उसके अंदर सबसे पहले वर्क स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है, तो सुन लीजिए वर्क स्पेशलाइजेशन क्या चीज होती है।
वर्क स्पेशलाइजेशन काम के अंदर काम करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो स्किल सेट होने चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं वर्क स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जिसने अकाउंट सीए किया है, 2 मिनट को मान लो, या आईसीए में क्वालिफाइड है, उस आईसीए में क्वालिफाइड को एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन कहाँ होगी? जाहिर सी बात है अकाउंटिंग के कोर्सेज के अंदर अकाउंटेंसी में होगी। ठीक है, तो वर्क स्पेशलाइज उससे जो हम काम लेंगे वो किस स्किल्स को फोकस करेगा? वो अकाउंटेंसी के स्किल्स को फोकस करेगा। डिग्री टू विच टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स। अब मैं उसको अगर एक सेपरेट जॉब दूंगी अकाउंटेंसी से रिलेटेड, तो मैं उसी बंदे को दूंगी जिसके पास उसकी नॉलेज हो, उसको कंप्लीट करने की एबिलिटी हो। ठीक है, ओवर स्पेशलाइजेशन, अगर अब वो ओवर क्वालिफाइड है तो क्या होगा? वो बोर हो जाएगा, वो कहेगा ये रोजाना मुझसे क्या बच्चों वाले काम करवाते हैं, और वो एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा, और वो एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क पुअर होने लगेगा, वो स्ट्रेस में रहने लगेगा, और फाइनली वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? स्लाइड चेंज कैसे नहीं हो रही है? मैरीन, अभी हम आ गए हैं ये वाली स्लाइड पे, एक मिनट रुको, कहां हो भाई तुम लोग? इज इट ओके महरीन? अब चेंज हो रही है? महरीन बेटा जवाब दो। ओके गुड, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी कि वर्क स्पेशलाइजेशन क्या होता है, कि हम जॉब को डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेशलाइजेशन ऑफ द पर्सन, और जिसके अंदर स्किल्स होते हैं, जिसके पास एबिलिटी होती है, जिसके पास स्पेशलाइजेशन होती है उस काम को करने की, उसको हम वो टास्क देते हैं। ओवर स्पेशलाइजेशन, अब काम जो है उसको हम छोटा छोटा दे रहे हैं, और वो बेचारा ओवर क्वालिफाइड है, ओवर नॉलेजेबल है, तो वो स्ट्रेस्ड आउट होगा, वो फटीग में आएगा, वो बोर हो जाएगा, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क डिक्लाइन करेगी, और वो एब्सेंट होना शुरू हो जाएगा, और एब्सेंट होते होते वो एक दिन ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टाइप्स। अब हम डिपार्टमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम फॉर्म करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जॉब्स। एचआर के डिपार्टमेंट में एचआर से रिलेटेड काम होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केट से रिलेटेड काम होता है, आईटी डिपार्टमेंट में आईटी से रिलेटेड काम होता है, तो विथ रिस्पेक्ट टू जॉब फंक्शन परफॉर्म होता है। प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने तुम लोगों को एसबीयू की एग्जांपल दी, ग्रुपिंग जॉब्स बाय प्रोडक्ट, एसबीयू की एग्जांपल तुम्हें मैंने दे दी है। ज्योग्राफिक लोकेशन के वाइज से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ज्योग्राफी के हिसाब से हमने डिपार्टमेंट को फॉर्म कर दिया है। उसामा अकबर, मैम प्लीज इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा सेंड कर दे। बेटा उसामा, यू कैन रिक्वेस्ट ऑन द ग्रुप to your other members because I am not there on the group. ठीक है उसामा, बुक स्लाइड और जो भी लिंक शेयर करना होता है, आई शेयर इट विद द सीआर एंड ही शेयर्स इट ऑन द ग्रुप। रीजन बीइंग कि अगर इस तरह से मैं ग्रुप खेलती रह जाऊंगी तो मेरे दुनिया में मेरी फैमिली है, मेरा और पर्सनल काम भी होता है, तो दैट गेट्स इफेक्टेड। तो आई ट्राई नॉट रिलेटिंग टू एवरीवन, और खुदा के लिए तुम लोग अपनी क्यूरीज जो है वो क्लास में किया करो। मैं क्लास के बाद तुम लोगों की क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लूंगी। थोड़ा सा एथिकली अपने आप को सही कीजिए, थोड़ा सा लर्न कीजिए। यू गाइज आर हैविंग एंड आर स्टूडेंट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो मुझे रात में, शाम में, मेरी लाइफ में और भी काफी जरूरी काम है। अच्छा, एडमिन ने प्राइवेसी लगा दी है, तो बहुत ही अच्छा काम किया है अजवर, जबरदस्त काम करा है तुमने, जिस किसी ने भी किया ये काम।
ठीक है। बहुत अच्छा है बेटा। तो क्वेश्चंस आप यहाँ क्लास में करें, चैट स्क्रीन क्यों बनाई है आपकी? आप वहां पे सिर्फ मटेरियल लें। अजवर प्लीज, अजवर है और एक और हमारा सीआर था, क्या नाम है उसका, इजाम। इजाम बेटा अगर हो तो ग्रुप के ऊपर दोबारा से स्लाइड्स बुक शेयर कर दीजिए, ठीक है, और ये लिंक भी दोबारा शेयर कर दो। ओके ठीक है जी, वापस आते हैं अगर आप लोगों के ये अननेसेसरी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हो तो। प्रोसेस, प्रोसेस वाइज का मतलब होता है कोई असेंबलिंग प्रोडक्ट लाइन के अंदर 3 मरहले हैं फॉर एग्जांपल, तो हमने प्रोसेस के हिसाब से उन मरहलों को डिवाइड कर दिया है इन ऑर्डर टू अवॉइड और मेंटेन द कस्टमर फ्लो। फॉर एग्जांपल कस्टमर की क्यू में चेक डिपॉजिट करना है, उसका एक अलग काउंटर बना दिया है, कैश मनी ट्रांजैक्शन करनी है, उसका एक अलग काउंटर बना दिया है। तो ये हमने प्रोसेस बना दिए हैं किस चीज को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर सर्विस का एक डिपार्टमेंट बना देते हैं हम, उस डिपार्टमेंट को हम नाम दे देते हैं कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट। तो कस्टमर रिलेटेड जितनी भी इंक्वायरीज आएगी वो उस डिपार्टमेंट के पास आएगी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द नीड्स ऑफ द कस्टमर, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द नीड्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेन ऑफ कमांड 100 मर्तबा पहले भी कर चुके हो, फिर एक दफा समझ लो। लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास क्लियर हियरार्की चेन ऑफ कमांड होती है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, फिर वो इंसान किसको रिपोर्ट करेगा, फिर उससे ऊपर कौन है। ठीक है, from top management to the bottom level, from bottom level to the top management, there is a flow of information, order, command, जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ कमांड। कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। अथॉरिटी, अथॉरिटी को हम फिर डिफाइन करने जा रहे हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है आपके पास लीगल राइट्स हैं, लोगों से काम करवाने के लीगल राइट्स हैं। You have the managerial position to tell people what to do and expect them to do what you have asked them to do. If they don't listen to you, you can hold them accountable because you have legal rights to do so. ठीक है जी, आगे बढ़े। Responsibility is the obligation or expectation to perform. I am, if it's my responsibility, I'm obliged to fulfill the responsibility I am given. Unity of command, one line of command, मेरा एक ही बॉस है, there should be one person I should be reporting to. Span of control, span of control, how many employees are actually, how, if I am the supervisor, how many employees are reporting to me. If I am the supervisor, how many number of people are reporting to me. For example, here it's the highest number of span of people is assuming span of 4 किस तरीके से, यहां पर आप देखें हाईएस्ट लेवल किस कहां पर है, हाईएस्ट लेवल जो है वो आपके पास स्पैन ऑफ 4 एम्प्लॉइज मींस कितना 4096 टोटल में। ये देखें अब स्पैन ऑफ यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 स्पैन नंबर ऑफ नंबर मेंबर्स एट ईच लेवल, यानी ये एक लेवल है इस पे कितने मेंबर हैं, ये दूसरा लेवल है इस पे कितने मेंबर हैं, ये तीसरा लेवल है इस पे कितने मेंबर हैं, ये चौथा लेवल है इस पे कितने मेंबर हैं। सो दिस इज व्हाट हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर रिपोर्टिंग टू मी। यहां पर रीड करो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु कैन बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर, यानी वन मैनेजर कितने लोगों को सुपरवाइज कर रहा है, how many number of people are reporting to me। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पहले भी कर चुके हैं, फिर करते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि मैं डिसीजन मेकिंग के साथ कितना ज्यादा कनेक्टेड हूं,
organization in which top managers make the decisions and lower level employees simply carry out those orders. This is centralization के top management ने decision ले लिया है और हमें बता दिया है. Decision is always concentrated with the upper level of management, that is the top management. Decentralized के अंदर mid management at times are involved. Organization in which decision making is pushed down to the managers who are क्लोजेस्ट टू द एक्शन, यानी मिड मैनेजर जो हैं वो जाके ऑपरेशनल लेवल लोगों से काम करवाते हैं. ठीक है. डिसेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस. ब्रांच का कोई भी मैनेजर अपनी ब्रांच के अंदर के जितने भी डिसीजन है वो मैनेजर खुद ले सकता है. वो कभी भी हेड ऑफिस छोटी छोटी बातों के लिए कॉल करके अप्रूवल के लिए वेट नहीं करेगा. ठीक है. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है नाउ दे हैव द पावर, दे हैव द राइट्स, दे हैव द अथॉरिटी in the decision making, that is they can give their own suggestions and their point of views, they can share their point of views with their managers. इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे. मोर सेंट्रलाइज्ड एंड मोर डिसेंट्रलाइज्ड को स्किप कर दो, जरूरत नहीं है. सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड आपको क्लियर होना चाहिए. आगे आ जाओ. मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन. मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वेरी फॉर्मल. हर चीज सेंट्रलाइज्ड है, हर चीज फॉर्मल है, प्रोसीजर के थ्रू हो रही है, चेन ऑफ कमांड क्लियर है, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन. ये मैकेनिस्टिक हो गया. ऑर्गेनिक इसके बरक्स डिफरेंट होती है, ये लेस फॉर्मल होती है. इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम हो रहा होता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो ज्यादा होता है. एक मैनेजर बेचारा बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है. फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट मिलजुल के काम कर रहे होते हैं क्योंकि लेस फॉर्मल है, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है. ओके, आज के लिए काफी है बेटा. अभी तो बहुत टाइम बचा है अजवर, अभी बहुत टाइम बचा है. Now what I can do here is एक आध चैप्टर का टेस्ट और कर लेते हैं. ठीक है अजवर, कंटेंट को यहीं पे रोकते हैं. ठीक है, कंटेंट को हम यहीं पे रोक लेते हैं और एक आध चैप्टर का और टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है अजवर.
जी बच्चों, सॉरी रिकनेक्शन हो गया था। ठीक है जी, मैं अभी यहाँ पे क्विज पेपर दोबारा खोल रही हूँ। प्लीज बी विथ मी, मैं अभी शेयर करती हूँ आपसे लिंक भी। आर यू ऑल देयर? यस, आई एम जस्ट डूइंग इट। अच्छा, ये चैप्टर 1 के बजाय नाउ वी नीड टू मूव ऑन चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, उसी लिंक पे जा करके हम चैप्टर 2 को ऑन करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना चैप्टर 1, तो अब मैंने यहाँ पे जा करके क्लिक किया और मैंने इसको चैप्टर 2 कर दिया, तो अभी मेरे पास ये डिफरेंट खुल जाएगा। ठीक है, सी अब मेरे पास ये डिफरेंट लिंक खुल गया है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। लेट्स डू इट। ठीक है, इसको क्वेश्चंस को आप लोग पहले कीजिए एंड देन वी विल डिस्कस। ठीक है, पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लीजिए आप लोग, फिर इसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। आर यू ऑल देयर विथ मी? ओके, गुड। अच्छा, अजवर ने आंसर भी करना शुरू कर दिया। अजवर, बहुत चालाक चल रहे हो तुम। हाँ, अभी पहले से आंसर नहीं करो, पहले ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन तीनों के तीनों करो, उसके बाद लेट अदर्स आल्सो हैव सम चांस। नॉट फेयर ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन आंसर कर रहा है? अजवर ने कर दिया है। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, अजवर? अच्छा, सिर्फ मुझे शो हो रहा है। ओके ओके। अच्छा, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलिए। 2 का बाकी तो तीनों जो हैं वो फीचर्स हैं, एक जो है वो फीचर नहीं है, दैट इज मॉरल। ठीक है, आपका जो मोरल है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ओपन सिस्टम के फीचर्स के अंदर। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। 3 का आंसर कौन देगा? 3 का बेटा डी है। डी इज प्रोडक्टिविटी। यस, 3 का डी है। जुलनैन, यू आर राइट। आयशा जावेद, यू आर अगेन राइट। ठीक है, गुड। इज दिस द सेम आयशा जावेद जो कि मुझसे बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ चुकी हैं नीपा वाले कैंपस में? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आयशा, आर यू द सेम आयशा? चलें, बहरहाल क्वेश्चन नंबर अब आप लोग अटेम्प्ट करना शुरू करें, 4 से लेके 6 तक। ओके आयशा, दैट्स ओके, दैट्स ओके। ठीक है, अब प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक अटेम्प्ट कीजिए। फोर से 6 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन बताएगा? फोर का कौन सा पार्ट सही है अजवर? फाइव का बी बोल रहे हो, 4 का तो पहले बता दो। 4 का डी और 5 का बी। एग्जैक्टली, वेरी गुड हारिस। 4 का डी ठीक है, और 5 का बी। ठीक है, एवरीबडी इज राइट। और क्वेश्चन नंबर 6 का? 6 का डी, चेंज। ठीक है, मैं बता रही हूं बेटा, मैं रिपीट कर रही हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का डी होगा
क्वेश्चन नंबर 5 का बी होगा और क्वेश्चन नंबर 6 का डी होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है बेटा? 7 का बेटा सी है राइट आंसर। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या है? सी है। और 8 का राइट आंसर डी है। एग्जैक्टली 8 का राइट आंसर डी है, बिल्कुल सही। और 9th का राइट आंसर, करेक्ट आंसर बी है। बी इज एल्टन मायो। ठीक है, नाउ ओनली वन क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। 10 का राइट आंसर क्या है? कंटिंजेंसीज, दैट इज डी। 10 क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है कंटिंजेंसीज, दैट इज डी। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। वी आर डन विद द क्विज 10 MCQs फ्रॉम ईच चैप्टर, दैट वाज फॉर योर प्रैक्टिस। लिंक मैंने आपको दे दिया है, चैप्टर वाइज आप इसको देखते जाएं और अटेम्प्ट करते जाएं। मोर देन एनफ फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है, यहां से कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों।